एशिया के तमाम देशों में जो फैक्ट्रियां हैं उनका उत्पादन सुस्त पड़ रहा है। भारत हो, चीन हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, सभी के यहाँ फैक्ट्रियों में उत्पादन सुस्त पड़ रहा है। पीएमआई इंडेक्स जो आपको मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई होता है, जो आपको उत्पादन गतिविधियों के बारे में बताता है, सब जगह टूट रहा है। भारत में करीब 9 महीने के निचले स्तर पर नवंबर का पीएमआई रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीन में पीएमआई 50 के नीचे चला गया। हालांकि भारत में अभी भी 56 के ऊपर है, लेकिन चीन में ये 50 के नीचे चला गया। 50 के नीचे कमजोरी मानी जाती है, 50 के ऊपर का पीएमआई बेहतर माना जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया का हाल यह है कि नवंबर में जापान का पीएमआई 48.7 और दक्षिण कोरिया का पीएमआई 49.4 रहा। सर, एक जगह सारी जगह उत्पादन में सुस्ती, क्या टैरिफ की वजह से या कोई और वजह देख रहे हैं आप? टैरिफ का असर तो इन अर्थव्यवस्थाओं पर है, लेकिन अगर आंकड़ों का भीतर से देखें तो चीन का पीएमआई लगातार 8वें महीने 50 से नीचे है। हालांकि अक्टूबर से थोड़ा बेहतर है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था में मामूली रिकवरी के संकेत भी हैं। ऑर्डर कमजोर हैं, नौकरियां भी घटी हैं, इन्वेंट्री तेजी से घटी है, घरेलू मांग नहीं आई, इसलिए गिरावट है। तो चीन के लिए ये चिंता की बात है कि चीन की उत्पादन प्रक्रियाएं सामान्य नहीं हो पा रही हैं। जापान में पीएमआई 50 से नीचे है। औद्योगिक उत्पादन में 1.4% की गिरावट है, केवल बढ़त है, और सालाना आधार पर तो 1.5% की बढ़त है। लेकिन फिर भी चूंकि डील पहले मिल गई थी जापान को अमेरिका के साथ, तो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और बाकी उपकरणों में थोड़ा उत्पादन बढ़ता दिख रहा है। लेकिन नवंबर का ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 से नीचे है। और अब जापान में चूंकि ब्याज दरों को लेकर तमाम असमंजस बना हुआ है, तो इस पर निगाह रहेगी। कोरिया का में खासा झटका लगा है। अक्टूबर में कोरिया में उत्पादन में तेज गिरावट आई है। सेमीकंडक्टर उत्पादन में सबसे ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिप के नियमों में जो बदलाव हुए हैं उससे कोरियन कंपनीज को बाजार में मुश्किल हो रही है। तो बड़ी तस्वीर ये है कि पीएमआई में इन्वेंट्री और रोजगार में कटौती है। जापान में उत्पादन ठीक है पर पीएमआई कमजोर है, और कोरिया में सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं अब शेयर बाजार की तरफ। शुक्रवार को जीडीपी के आंकड़े आए। भारत में दूसरी तिमाही में जीडीपी दर सारे आंकड़ों को पछाड़कर 8.2% निकल गई। ये किसी भी अनुमान से बेहतर थी, चाहे वो आरबीआई का अनुमान हो, किसी ब्रोकिंग एजेंसी का अनुमान हो, इकोनॉमिस्ट के पोल हो, उन सबसे बेहतर थी। इसके बाद उम्मीद ये थी कि बाजार जब खुलेंगे तो इसको खुले हाथों से इसका स्वागत करेंगे और एकदम झूम उठेंगे। बाजार तेजी में खुले जरूर, लेकिन उसके बाद बाजार में एकाएक बिकवाली हावी हो गई। बिकवाली हावी हुई, बाजार लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स करीब 64-65 अंक गिरकर और निफ्टी करीब 20 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। सर, पहला और सीधा सवाल तो यही, क्या जीडीपी के इतने अप्रत्याशित आंकड़े भी बाजार में बूस्ट नहीं दे पाएंगे? ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, फिर ऐसा हुआ क्यों? जीडीपी के अप्रत्याशित आंकड़ों से ही बाजार को झटका लगा। जो बात बाजार में शुरुआत की तेजी के बाद समझ में आई, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य थे जो निकलकर सामने आए। पहली चीज है कि अगर आप लोग चर्चा को याद करें तो हमने बोनस पॉइंट की चर्चा में आपसे कहा था कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर कम है और रियल और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट में अंतर बेहद कम है, 50 बेसिस पॉइंट का है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कंपनियों के नतीजों में बढ़ोतरी नहीं होगी या कंपनियों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और लगभग वैसा ही हमें दिखाई पड़ा, क्योंकि सरकार की कमाई और कंपनियों की कमाई, सरकार का राजस्व और कंपनियों का राजस्व नॉमिनल जीडीपी से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बाजार में मुनाफा वसूली और बिकवाली आई, क्योंकि बाजार में उस तरीके की डिमांड नहीं थी। और ऐसा महसूस हुआ कि अगली तिमाही में जैसी उम्मीद की जा रही है रिजल्ट्स की, वैसी उम्मीद नहीं दिखाई दी। यह पहला बड़ा कारण था, और जो अंतर हमें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में दिखाई दिया। तो कई विशेषज्ञों ने यह कहा कि ये नॉमिनल क्योंकि भारत का नॉमिनल जीडीपी आमतौर पर दहाई के अंकों में रहता है, रियल जीडीपी से 4 से 5% ज़्यादा रहता, और यही वो फ़र्क है जिस फ़र्क के कारण कंपनियों के मार्जिन्स बेहतर होते हैं, सरकार को राजस्व मिलता है। तो पहली वजह तो ये थी। दूसरी एक और वजह जिसे बाजार ने आज महसूस किया और जिस पर उस दिन से चर्चा हो रही, भारत में जीडीपी डेटा की क्वालिटी को लेकर।
आईएमएफ ने इसे सी कैटेगरी में डाला। सी कैटेगरी में डाले गए 4 कैटेगरी हैं आईएमएफ की, ए बी सी डी। तो डी में तो सबसे खराब वाले होते हैं। जो सी की कैटेगरी के डेटा है उनमें इनकंसिस्टेंसी, जीडीपी के आंकड़ों में साफ सुथरा नहीं, पारदर्शिता नहीं होना, तमाम तरीके के सवाल हैं। तो जीडीपी के डेटा को लेकर आज कई तरीके से अलग अलग क्वालिटी को लेकर कई तरीके की चर्चाएं थी कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कितने वास्तविक हैं, कितने सही हैं, क्योंकि एनएसओ ने भी ये कहा कि उसे रिवाइज कर सकता है, अपनी प्रेस रिलीज में ये बात कही। तो पहला तो मुद्दा ये था, तो 2 आंकड़ों के साथ था। तीसरा ये था कि रेट कट को लेकर बाजार में खासी उलझन थी कि आरबीआई रेट कट करेगा तो रुपया गिरेगा, रुपए को बचाने के लिए करेगा, और अगर नहीं करता है और रुपए को रोका जाता है तो भविष्य में एक बड़ा ट्रिगर नहीं आएगा। ये दूसरी बड़ी वजह थी जिस वजह से, और रुपए की गिरावट ने बाद में फिर बाजार को भी ड्रैग किया। दोपहर में जब रुपया गिरा तो उसके साथ बाजार में हमने गिरावट देखी। तो टैक्स का कलेक्शन सरकार का और कंपनियों के रेवेन्यू, ये दोनों चीजें आज बाजार के भीतर कहीं अंदर खाने चिंता की वजह थी। इसके अलावा मुनाफा वसूली थी ही, क्योंकि जब ये फंडामेंटल फैक्टर उतने मजबूत नहीं दिखे तो बाजार ने एक तेजी के बाद अपने मुनाफे वसूल करना शुरू कर दिया।